हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। आप लास्ट 1 या 2 ईयर से गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका फाइनल डे बहुत नियर है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बिग डे, है ना। वैसे एग्ज़ाम आपने स्टडीज़ तो की, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ और क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिस्कस करूँगी। बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना है, एग्ज़ाम डे पे क्या करना है और उसके बाद आपको क्या करना है। आई एम जयश्री गुप्ता, 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मेरे गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ISC और IITs में पहुँचे हैं। तो वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करें कि एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो इंटरफेस आपको गेट में आने वाला है एग्ज़ाम के लिए, उस इंटरफेस की प्रैक्टिस करना है। आपने टेस्ट सीरीज़ दी होगी, लेकिन जो भी टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका इंटरफेस और गेट का इंटरफेस सेम होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तो आप अपने उस इंटरफेस से फेमिलियर हो जाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ वो इंटरफेस आपको मिलेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको केयरफुल रहना, कहाँ आपसे मिस्टेक हो सकती है। आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, गेट पेपर में मॉक टेस्ट लिंक गिवन है आपको। यहाँ जो भी आपकी ब्रांच है उसका पेपर आप ओपन कर सकते हैं। लास्ट ईयर का पेपर आपको एज ए प्रैक्टिस उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो जैसे आपने साइन इन किया है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाला पेज आपको ओपन हुआ है। तो रीड दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद एक अंडरटेकिंग है जो आपने साइन की, और आफ्टर डेट आपका ये पेपर ओपन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 सेक्शन दिख रहे हैं आपको, जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो पहले आप एप्टीट्यूड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने सपोज फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। पहला ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहेंगे, तो आपके पास है सेव एंड नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। अगेन ये चूज एन आंसर, सेव एंड नेक्स्ट। सपोज थर्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, इट विल टेक टाइम, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये आपका आंसर फर्स्ट सही हो सकता है, तो आपने उस आंसर को सिलेक्ट किया, बट आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया। तो ये मार्क फॉर रिव्यू वॉयलेट कलर में, कि आप बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक किया तो आपका आंसर सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम गएंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर सेव हुआ है। तो मार्क फॉर रिव्यू पे अगर आपने क्लिक किया तो आंसर आपने सिलेक्ट किया, तो दैट आंसर विल बी सेव्ड। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए हम, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सपोज ये, और मुझे याद आया कि प्रीवियस क्वेश्चन पे मैंने कुछ गलत किया था, शायद गलत हो सकता, तो मैं वापस प्रीवियस पे जा रही हूँ और मैंने कुछ देखा। अब 4th क्वेश्चन का आंसर सेव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो आंसर चला गया है। तो आंसर तभी सेव होगा आइदर यू क्लिक फॉर मार्क फॉर रिव्यू और सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपने प्रीवियस पे बिना आंसर सेव किए प्रीवियस बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका रिस्पॉन्स सेव नहीं होगा। सिमिलरली मैंने 4th क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट किया सपोज ये, और मुझे लग रहा है कि मुझे डायरेक्ट 10th क्वेश्चन ही करना चाहिए, तो आई जंप टू द 10th क्वेश्चन। तो क्या मेरे 4th क्वेश्चन का आंसर सेव हुआ है? तो नहीं सेव हुआ है ना। आंसर सेव हो रहा है तो आपका क्वेश्चन ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है ना। ग्रीन कलर है या फिर मार्क फॉर रिव्यू का वॉयलेट कलर है, इन 2 कलर्स में ही शो कर रहा है कि आंसर सेव हुआ है। अगर रेड कलर है मतलब आपने आंसर नहीं किया है। ये थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे कि आपका आंसर तभी सेव होगा जब ग्रीन या वॉयलेट कलर है, रेड। ओके, तो ये जो मिस्टेक करते हैं कि रेंडमली कहीं भी जंप किया तो आंसर सेव नहीं हुआ, प्रीवियस पे क्लिक किया तो आंसर सेव नहीं हुआ, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमने तो अटेम्प्ट किया था लेकिन हमारा सेव ही नहीं हुआ था। तो आपका सेव नहीं हुआ क्योंकि आपकी मिस्टेक है। अगर आपने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया या मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक किया तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी सेव। तो एक तो इस इंटरफेस को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो। दूसरा, वर्चुअल कैलकुलेटर। ये वर्चुअल कैलकुलेटर कीबोर्ड से ऑपरेट नहीं होता, पूरा माउस ऑपरेटेड है। तो हाउ टू यूज़ दिस वर्चुअल कैलकुलेटर, थोड़ा सा माउस से चलाने में टाइम लगता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं। तो इसलिए इस वर्चुअल कैलकुलेटर की आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और ध्यान रखेंगे मोड आपका कंप्यूटेशन का डिग्री ही हो, रेडियन में नहीं करना है ना। मोड का थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। चलिए, तो इस इंटरफेस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यही आपका वन ऑफ द टारगेट। बिफोर एग्ज़ाम जो दूसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो आप उसी टाइम में दें जो आपको अलॉट हुआ है। अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट अलॉट हुआ है तो 9 to 12 प्रैक्टिस करें। आपको 2:30 to 5:30 का स्लॉट अलॉट हुआ है तो उसी टाइम पे आप टेस्ट दें। तो आपके टेस्ट का टाइमिंग आपके स्लॉट्स के टाइम से मैच होगा, तो आपका माइंड अपने आप उस टाइम एक्टिवेट रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ, कि आपको आउटिंग्स नहीं करना है, बाहर नहीं खाना है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप बीमार हो गए एग्ज़ाम के दिन तो आपकी सारी प्रिपरेशन वहीं रह जाएगी। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ इश्यूज़। ओके, तो ये तो हो गया कि पहले से जो आपको प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले भी आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और बी केयरफुल, उस एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना है। अगर गलती से भी कुछ लिख दिया तो वहाँ पे आपके साथ इशू हो सकता है ना, तो इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा जो है, आपको अपने आईडी प्रूफ की एक ओरिजिनल कॉपी ले जानी है। आप अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकालेंगे और उस प्रिंट आउट पे आपको ध्यान रखना है कुछ भी नहीं लिखना है। अगर गलती से भी कुछ लिख दिया तो वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे आपके साथ कोई इशू हो सकता है। आपको अपने साथ आपके आईडी प्रूफ की एक ओरिजिनल कॉपी रखनी है और उसमें फ़ोटो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, जो आपके करंट उससे मैच होना चाहिए ना। बहुत आधार में काफ़ी पुराना फ़ोटो है तो वो नहीं चलेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आईडी प्रूफ रखेंगे जिसका फ़ोटो आपके करंट अपीयरेंस से मैच होता हो। पेन अपने ले जाने, 2-3 पेन ले जाने, आप किसी से पेन बोरो नहीं कर सकते हो। प्लस अगर वाटर बॉटल ले जानी है तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अदर देन दैट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ पे परमिट नहीं है। आपको मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच या कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये चारों चीज़ें मतलब प्रिंट आउट निकालना है आपका एडमिट कार्ड का, आपका आईडी प्रूफ इंश्योर कर लेना है सही है, पेन लेके रखना और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके आपको रखनी है। तो ये तो आपको प्रिपरेशन करनी है जस्ट एक दिन पहले। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम वाले डे पे हमको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट अलॉट हुआ 9 से 12 वाला टाइम मिला है तो आप मेक श्योर कि आप 6 बजे उठ जाएँ, है ना। और एग्ज़ाम डे पे अच्छे से सोना है, ऐसा नहीं कि उस दिन बहुत पढ़े जा रहे हैं। गेट कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है कि आपने जो याद किया वो आपको लिखना है। ये एग्ज़ाम आपके माइंड का टेस्ट लेती है ना। तो अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा तो आप कंसेप्ट अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में बैठ के बहुत पढ़ रहे नहीं, आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले अच्छे से प्रॉपर स्लिप लेनी है और इसलिए आपको जल्दी सोना है। और मॉर्निंग 6, अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो 6 o'clock तक आपको उठ जाना है और 8 o'clock तक अपने सेंटर, जो भी आपको सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पे पहुँचना है। अगर आपका सेंटर किसी डिफरेंट सिटी में है या आपके सेम सिटी में लेकिन वो सेंटर आपने कभी देखा नहीं है तो पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सेंटर तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। उस दिन कुछ ट्रैफिक जाम वगैरह टाइप का सिचुएशन तो नहीं हो सकता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद आप ऐसा प्लान करें कि 8 बजे तक अपने सेंटर पे पहुँच जाए। सेंटर में पहुँचने से पहले आप थोड़ा सा लाइट स्नैक ज़रूर लेंगे, नहीं तो क्योंकि हमको पेपर देना है 12 o'clock तक तो हमको भूख लगने लगेगी और फिर वो हमारा कॉन्सेंट्रेट फोकस को लूज़ कर देंगे हम। तो इसलिए थोड़ा सा स्नैक्स लेके आप ज़रूर जाएंगे। सेंटर में पहुंचने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8 बजे पहुंच गए, अब एग्ज़ाम तो 9 बजे है। वो जो प्रूफ चेक होता है, आपका एडमिट कार्ड चेक होता है, काफ़ी लंबी लाइन है, तो चलो अपन अपने दोस्तों से बात करते हैं, लाइन जब क्लियर होगी तब हम आगे जाएंगे। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है क्योंकि एडमिट कार्ड चेक करने में, आईडी प्रूफ चेक करने में टाइम लगता है और आप लास्ट मोमेंट पे चेक करवा रहे हैं तो हो सकता है आप एकदम 9 बजे ही वहाँ पे पहुँचे अपनी सीट पे। तो इसलिए जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे इमीडिएटली एडमिट कार्ड चेक करवाने लाइन में आप लग जाए। आप एडमिट कार्ड चेक करवा लिया, आप अपने सीट पे पहुँच गए। अब सीट पे पहुँचने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो सारे डिवाइसेस है, आपका माउस वगैरह प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपके यहाँ ठंड काफ़ी है, कुछ सेंटर्स आपको ये जैकेट भी परमिट नहीं करते हैं, तो अगर इस तरह का कोई इशू है कि आपके वहाँ ठंड है काफ़ी तो आप इनर पहन के जाएं क्योंकि जैकेट्स भी बहुत सारे सेंटर्स में आपका उतरवा लेते हैं। तो ये चीज़ आप इंश्योर करेंगे क्योंकि वहाँ अगर आपको ठंड कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही, किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपका फोकस लूज़ होगा। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, ये आप इंश्योर करके जाएंगे। ओके, तो हम एग्ज़ाम सीट पे बैठ गए, हमने चेक कर लिया कि हमारे सारे डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब हम क्या करें, तो अब आपको वहाँ बैठ के रिलैक्स करना है, मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको रिलैक्स रखे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ बैठ के टेंशन में आ जाते हैं कि क्या होगा, मेरी साल भर की 2 साल की प्रिपरेशन होने वाली और पता नहीं ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं सोचना, बस रिलैक्स रहना है ना। और जैसे ही बिफोर 20 मिनट्स वो आपको पेपर चालू लॉगिन करने की परमिशन देते हैं और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चे यूजुअली अवॉइड कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शंस आती है तो रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। तो ये तो हो गया कि बिफोर एग्ज़ाम हमको एग्ज़ाम के डे पे क्या करना है। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या करना है, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो भी आप स्ट्रेटजी आपने डेवलप की होगी ड्यूरिंग योर टेस्ट सीरीज़, वही स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे फॉलो करनी है।
अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं की है तो मैं जो एक सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि स्कैन वाइज आप पेपर करो। फर्स्ट स्कैन में फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लग रहा है सिंपल है, हम कर लेंगे जल्दी, तो इमीडिएटली कर लिया, उसको सेव किया, नेक्स्ट पे गए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, अब लगता है कि मुझसे हो तो जाएगा बट इट टेक्स टाइम, रिकर्शन का क्वेश्चन है, मुझसे बन जाते हैं लेकिन मुझे 10 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो कि मैं बाद में करूँगा। थर्ड क्वेश्चन लग रहा है कि तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से फर्स्ट स्कैन में आपके वो क्वेश्चन जो सिंपल है, आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो, वो हो जाएंगे। और अगर आपके इस तरह से फर्स्ट स्कैन कंप्लीट हो गया तो आपको एक प्रेशर भी कम हो जाएगा कि अभी तो मेरा पूरा पेपर स्कैन नहीं हुआ या बाकी के क्वेश्चंस रह गए, और आपको पूरे पेपर का आइडिया भी लग जाएगा। तो फर्स्ट स्कैन में जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो आपने करे। सेकंड स्कैन में जो आपने मॉक फॉर रिव्यू किए थे उनको करना है। थर्ड स्कैन में जो आपको लग रहा था कि नहीं बनेंगे, तो बिकॉज अब आपका सारे ही जो बनते थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए, वो स्टिल टाइम बचा है, तो अब आप वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जो आपसे लग रहा था कि नहीं बनेंगे। हो सकता है कभी कभी लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन जब हम बहुत केयरफुली रीड करते हैं तो क्वेश्चन हमसे बनने लगते हैं। तो अगर आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं की है तो ये स्कैन वाइज स्ट्रैटेजी अभी भी टाइम है, आप मॉक टेस्ट इसी स्ट्रैटेजी से देख के देखो कि आपके ये मार्क्स डेफिनेटली, इससे जनरली सभी स्टूडेंट यही फॉलो करते हैं और इससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो स्कैन वाइज अप्रोच हम फॉलो करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पैनिक नहीं होना है। 3-4 सबको रैंडम क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 4 ही थे और चारों आपको पहली बारी में आ गए, तो आप ये नहीं सोचना कि मेरा तो पेपर ही बिगड़ गया। आप तो जहाँ आपने निगेटिव थिंकिंग आई तो उसके बाद आप पेपर बिगड़ेगा ही, वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना, पैनिक नहीं होना, स्किप करते जाओ। डिफ़िकल्ट लग रहा है स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, रिलैक्स रहना है। बाद में सारे क्वेश्चन सिंपल ही आने वाले हैं ना। पेपर डिफ़िकल्ट भी होता है तो 10 या 12 से ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते। सिंपल पेपर और डिफ़िकल्ट पेपर में यही डिफरेंस रहता है। और अगर आपने गेटेड रिजल्ट की टेस्ट सीरीज़ दी है तो आप तो डिफ़िकल्ट के लिए रेडी है ही। सिंपल आया तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा, है ना। एक और चीज़ जो बच्चे पूछते हैं, कितने नंबर का अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो इसका कोई आंसर नहीं है। पेपर अगर आपको सिंपल है तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सिंपल है तो सभी का अच्छा स्कोर आना है, तो आपको भी ज़्यादा लेके आना है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि 55 मार्क्स या 60 मार्क्स है सफिशिएंट फॉर IITs, तो कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है। आप रिलैक्स होके बिना टेंशन के जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं सेट करना है कि 55 मार्क्स का कर लिया है, 60 मार्क्स का कर लिया। हम जो मार्क्स कंप्यूट करने में टाइम वेस्ट करें ना, उसकी जगह एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ तो बिल्कुल देखना ही नहीं है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, क्या अटेम्प्ट किया है। जो ईजिली बनते जा रहे हैं उनको करते जाएँ हम। एंड में टाइम बचा तो जो नहीं बने उनको करें। मार्क्स की कंप्यूटेशन बाद में करेंगे, बाद में गेट वाले ही करेंगे ना, वो हमारा काम थोड़ी है। तो इसलिए ये कंप्यूटेशन आपके दिमाग में वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके। एक चीज़ और कि किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग गया, किसी क्वेश्चन को आपने 5 मिनट दे दिए, वैसे 5 मिनट ज़्यादा होते किसी को नहीं देना, लेकिन आप कर रहे हैं, आपको लग रहा था बन जाएगा लेकिन इसने ज़्यादा टाइम ले लिया, तो उसको वहीं छोड़ दे। अभी आप सोचते बच्चे के 5 मिनट तो हो गए और 2 मिनट में हो जाएगा, तो 2 मिनट नहीं और 10 मिनट ले लेंगे। तो जो क्वेश्चन में आप स्टक हो गए हो उसको वहीं छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे स्विच हो जाओ। टाइम बचेगा तो हम फिर आएंगे उस क्वेश्चन पे, है ना। और आपको स्क्रिबल पैड्स काफ़ी सारे मिलते हैं, रफ वर्क के लिए अच्छी कॉपीज़ मिलती है। तो एक क्वेश्चन को एक पेज पे रखो, बहुत क्लियर अपना काम करो कि आपको क्रॉस चेक करना हो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन एक वन मोर थिंग कि आपका एक बार रफ कॉपी फुल हो गई, स्क्रिबल पैड फुल हो गया, तो आपको नेक्स्ट भी मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको पहले वाला सबमिट करना होता है। तो इसलिए उसमें कुछ भी इनकम्प्लीट क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्क्रिबल पैड के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो अपना रफ वर्क रफ नहीं होना चाहिए, काफ़ी ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए कि आपको चेक कर सको। नहीं तो बहुत धीरे धीरे लिख रहे फेयर कॉपी जैसे स्कूल में बनाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इट शुड बी क्लियर कि आपको क्रॉस चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जो आपने डेवलप की है, और रिलैक्स रहना है, पैनिक नहीं होना है। वहीं हम बैठ के डिसाइड कर लेते कि मेरा तो गोइट में होगा नहीं। पर्टिकुलरली जब टफ पेपर आता है ना, तो सभी सोचते हैं कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। पेपर टफ है, आपने काफ़ी सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, आपको बहुत सारी ना, आपने अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ फॉलो की है तो 80 से 82 टेस्ट तो आपने दिए ही हैं कम से कम, तो आपने सफिशिएंट टेस्ट दिए हैं। तो अगर आपको टफ लग रहा है मतलब सबके लिए टफ है, आपको सिंपल लग रहा है मतलब सबके लिए सिंपल है। तो पैनिक किसी भी में अपने माइंड को रिलैक्स रखना, जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उतने अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। जितने पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे, उतनी ज़्यादा मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। तो आपको बस डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होके पेपर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत डिफरेंस ला देती है मार्क्स में। एक पढ़ने वाला बच्चा भी अगर वहाँ पे पैनिक हो जाता है तो उसकी रैंक बहुत पीछे आ जाती है, और एक एवरेज बच्चा काफ़ी अच्छी रैंक ले आता है, क्योंकि वो तो था कि मैंने तो पढ़ाई कम है,
तो उसको टेंशन ही नहीं था, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, है ना, ऐसा भी होता है। तो जो प्रेशर ले लेता है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फाइनल स्कोर उसका कम आता है। तो इसलिए आपको प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स होके पेपर देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, तो एग्ज़ाम के बाद बाहर निकल के दोस्तों से ये नहीं डिस्कस करना है कि मेरा तो इतने मार्क्स आए, मेरा तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, भूल जाओ उसको, फॉरगेट अबाउट इट। जब ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आया तब आप उसको डिस्कस कर सकते हो। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि आफ्टर गेट एग्ज़ाम आपको क्या क्या करना है। तो ये हमारी टिप्स है फॉर द गेट, इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।